प्रधानमंत्री मोदी ने जिन आंदोलन जीवियों का अपने भाषण में जिक्र किया था, कल उनकी पोल संसद में भी खुल गई। ये बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में सरकार का विरोध कर रहे आंदोलन जीवियों को कृषि कानूनों के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। इन लोगों ने कानूनों के बारे में पढ़ा तक नहीं है और ये बात संसद में खुलकर सामने आ गई। संसद में कांग्रेस के नेता और सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून असंवैधानिक हैं और इन कानूनों की वजह से राज्यों में सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। रवनीत बिट्टू की इस टिप्पणी पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध जताया और उनसे सिर्फ एक बात पूछी, वो ये बता दें कि कृषि कानूनों में ये सब कुछ कहां लिखा हुआ है, और यहीं पर रवनीत बिट्टू फंस गए। अब आप सोचिए, रवनीत बिट्टू तो सांसद हैं और पंजाब से सांसद हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ये सब आंदोलन हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था, इस कानून को उन्होंने पढ़ा तक नहीं था, और बिना कानून को पढ़े हाथ में लेकर वो इसके बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे जो उसमें लिखी ही नहीं थी। अब संसद में क्या हुआ, आप ये देखिए। अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं, किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं नॉलेज से वेयर इट इज रिटन दैट मंडीज विल बी स्क्रैप्ड। ये पढ़ना चाहिए सर, कहां पे मैं दसदा सारा कुछ, मैं बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस उदू बाद बिल में लिखा मंडी छोटे पक्ष की गल आप बताइए ना बिल में कहां लिखा है। उदू बाद सर की सर ये बिल में पढ़ के बताएं कहां पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस लें सर, उनको बताना चाहिए। सर he claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on under which clause it has been mentioned that they will be वो भी समझाना। तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में रह गई सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर माइक तो ऑन हो जाता है सर शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। सुनता लो यार, इन्ने छोटे दिल दे। देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। सर बिट्टू जी, तो आपने देखा इस आंदोलन की जो ब्यूटी होती है और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि सच पाताल लोक में चला जाए और सच को सुनने के लिए कोई तैयारी ना हो, और इमोशंस के आधार पर, भावनाओं के आधार पर इतना ज्यादा लोगों में उबाल आ जाए कि वो सच सुनना बंद कर दें, तर्क को सुनना बंद कर दें, और फिर उन्हें जो दिखाया जाए, जो सुनाया जाए, वो वही सुने, जो कि आज इस किसान आंदोलन में हो रहा है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि जब आंदोलन उद्योग बन जाता है तो देश को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक किसान आंदोलन से भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और इस हिसाब से देखें तो पिछले 78 दिनों में इन 5 राज्यों को ही अकेले 2,73,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। और फिर भी हम कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है और किसान हमारे गरीब हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नुकसान किसानों और मजदूरों से जुड़ी भारत सरकार की 4 बड़ी योजनाओं को मिलने वाले बजट से भी कहीं ज्यादा है। 2021 और 22 के लिए मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए है। किसानों को खाद पर जो सब्सिडी मिलती है उसका बजट 65,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट 16,000 करोड़ रुपए है और प्रधानमंत्री किसान योजना का बजट 6,000 करोड़ रुपए है। अगर इन चारों योजनाओं को मिलने वाली राशि को जोड़ भी दें
तो भी ये 1,60,000 करोड़ रुपए ही बनते हैं। यानी किसान आंदोलन की वजह से हुए नुकसान से भी 1,13,000 करोड़ रुपए कम। अब आप कह सकते हैं कि अगर यह आंदोलन नहीं होता तो भारत सरकार ऐसी कई और योजनाओं को किसानों और मजदूरों के लिए देश में लागू कर सकती थी। आज आपके मन में यह सवाल भी होगा कि असली आंदोलन क्या होता है और इसे कैसा होना चाहिए। इस सवाल का जवाब हम आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग की 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इस किताब के जरिए आज देना चाहते हैं। और आप सोचिए, ये मैं कोई बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की कोई किताब आज नहीं लाया, ये स्कूल की किताब है और स्कूल में ये 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। 9वीं कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है आप देखिए। आंदोलन का अर्थ और विशेषताएं इसमें लिखा है। सामाजिक अथवा राजनीतिक आंदोलनों को हम परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयासों अथवा सामूहिक प्रतिरोधी परिवर्तनों के आधार पर ही परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। सामाजिक आंदोलनों की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सामूहिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। किसी व्यक्ति अथवा छोटे समुदाय द्वारा चलाई गई गतिविधियों को सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसमें लिखा है। परिवर्तन का उद्देश्य निहित होता है, वही आंदोलन होता है। गतिविधियां पूर्णतः सांगठनिक होती हैं। इन आंदोलनों के पीछे किसी नेतृत्व या स्पष्ट नीतियों का होना आवश्यक होता है तथा इन गतिविधियों के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम होते हैं। इनके पीछे प्रतिबद्धता होती है। यह आंदोलन अपने लक्ष्य के प्रति अथवा लक्ष्य प्राप्ति की निश्चित संभावनाओं तक चलते रहते हैं। और लिखा है, हर सामूहिक गतिविधि को इसलिए आंदोलन नहीं कहा जा सकता कि उसमें बड़ी संख्या में जनता शामिल होती है। किसी भी सामूहिक गतिविधि को तभी आंदोलन कहा जा सकता है जब वह सांगठनिक रूप से तथा अपने विचारों पर दृढ़ता पूर्वक चलाई जाए। ये तो हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। यह है आंदोलन की परिभाषा। अगर कोई कहता है उसे संविधान ने विरोध का अधिकार दिया है तो उसे भी 9वीं कक्षा की किताब में उसके बारे में लिखा हुआ है। और देखिए कि हम 9वीं कक्षा में अपने छात्रों को, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वो जो चाहे कर सकता है। इससे अक्सर समाज के हालात बेहतर होने के बदले ये पूरी तरह से अव्यवस्थित एवं तबाह हो जाते हैं। इस प्रकार से ये लोकतंत्र के विपरीत प्रभावों को और बढ़ाता है। किसी भी नागरिक को यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वतंत्रता कभी भी संपूर्ण नहीं होती। फिर आगे लिखा है, लोगों को चाहिए कि वो सरकार के निर्णयों पर प्रश्न उठाएं, लेकिन सरकार के अधिकारों का अमान्य नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सबके लिए यह असंभव होता है कि वो जो भी चीज चाहता है वो उसे मिल जाए। लोकतंत्र में आपसी सहयोग की जरूरत होती है। ये 9वीं क्लास की कक्षा में लिखा हुआ है, जो कि हमारे आंदोलन जीवी अभी तक समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात जो यहां लिखी है 9वीं कक्षा की इस पुस्तक में, सिविक्स की पुस्तक है ये, इसमें यह लिखा है कि आप सरकार के फैसलों पर सवाल तो उठा सकते हैं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार के अधिकारों को अमान्य नहीं कर सकते। सरकार की मौजूदगी पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। सरकार की वैधता पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आंदोलन जीवी तो प्रेशर ग्रुप होते हैं और लोकतंत्र के लिए प्रेशर ग्रुप की जरूरत होती है क्योंकि इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता और ये तो देश के उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी कोई सुनता नहीं, जिनकी आवाज दबी हुई और कुचली हुई है। तो एक बार फिर मैं 9वीं कक्षा की इस पुस्तक में लिखी गई प्रेशर ग्रुप की परिभाषा और उसकी कमियों के बारे में आपको बताता हूं। प्रेशर ग्रुप आपने स्कूलों में पढ़ा होगा और कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो तो प्रेशर ग्रुप के बारे में ही है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूह, इसे प्रेशर ग्रुप को दबाव समूह कहते हैं, एक वर्ग समाज का जो दबाव डालता हो। दबाव समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी के रूप में तथा संचार के एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये लोगों को बहुत से सामाजिक आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व का निर्माण करते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। ये समाज के बहुत से परंपरागत मूल्यों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करते हैं। एकता और अखंडता की स्थापना ही दबाव समूहों के कार्यों का मुख्य परिणाम है। दबाव समूह क्या काम करते हैं? वो एकता और अखंडता की स्थापना करने में मदद करते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा।
राजनीतिक उद्देश्यों व लोगों के लिए कार्य करने वाले दबाव समूह कुछ उग्र उपायों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रैलियां निकालना, धरने देना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना आदि। ये सब है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये जनमत को हमेशा अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को सरकार के सामने प्रकट करने के लिए ये दबाव समूह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। बहुत से प्रचार साधनों का प्रयोग करके ये दबाव समूह जनमत को आकार प्रदान करने तथा प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं। लॉबी करके दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अनावश्यक रणनीति और नौकरशाही को भ्रष्ट करने के लिए अपनाए गए दोहरे मापदंडों के कारण दबाव समूहों की आलोचना भी की जाती है। इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई है। आज अगर कोई आपसे यह पूछे कि देश में चल क्या रहा है, तो आपका जवाब यही होगा कि आंदोलन चल रहा है। हमारे देश की मौजूदा परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि एक आंदोलन का चरित्र कैसा होता है, और इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ 100 साल पीछे चलना होगा, जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत में वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन में भीड़ इकट्ठा करने के लिए किसी तरह की टूल किट का सहारा नहीं लिया गया। 1920 में ही प्रजामंडल आंदोलन भी शुरू हुआ, और यह आंदोलन भी तब सफल रहा, और इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। ये 100% शुद्ध आंदोलनकारी थे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली, और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। और इनमें से किसी भी आंदोलन में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए पानी की तरह पैसा कभी नहीं बहाया गया, और सोशल मीडिया तो तब था ही नहीं। इन सभी आंदोलनों में एक समानता थी कि ये प्रायोजित और लोगों पर जबरदस्ती थोपे गए आंदोलन नहीं थे, और इतने लोग अपने मन से मजबूत होकर आंदोलन की रीढ़ बनते थे और आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ दिल से संघर्ष करते थे। आजादी के बाद भी जब भारत में आंदोलन हुए और किसान सड़कों पर उतरे, तब भी ये आंदोलन प्रायोजित नहीं थे। और आपको 1974 में शुरू हुआ जेपी आंदोलन भी याद होगा। इस आंदोलन की कमान तब भारत के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी, और उनके कहने पर लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई 24 घंटे के चैनल उस समय नहीं थे, मीडिया भी ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसी तरह 1978 में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में एक किसान रैली आयोजित की थी। उसमें 50 लाख किसान तब दिल्ली आ गए थे। किसान गन्ने की फसल का सही दाम, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था जैसी मांग के लिए आए थे, लेकिन किसानों ने पूरी शांति के साथ अपनी रैली की और घरों के लिए लौट गए। यह होता है किसान। जो देश बनाता है वो देश बिगाड़ नहीं सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं की अब बहुत कमी है। उनकी बात उनके समर्थक सुनते थे, लेकिन आज के नेता भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। आज जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, वो आंदोलन कम और आयोजन ज्यादा है। इस आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, और सबसे अहम ये कि आंदोलन अपने लक्ष्यों से भटका हुआ है और विदेशी ताकतों से प्रभावित है। आज आप बता नहीं पाएंगे कि यह आंदोलन कृषि कानूनों के लिए है, खालिस्तान के लिए है, कश्मीर के लिए है, या किसी और चीज के लिए है, या फिर मोदी को हटाने के लिए है। आंदोलन का उद्योग भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उद्योग की जड़ें अब दुनिया भर में मौजूद हैं, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका में क्राउड्स ऑन डिमांड नाम की एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पर ही लिखा है, विरोध प्रदर्शन, रैली, पीआर स्टंट और पॉलिटिकल इवेंट करवाने के लिए आपकी भरोसेमंद। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको उसके बारे में भी पढ़कर बताता हूं। ये उसकी वेबसाइट का प्रिंट आउट आज मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, ये मैं लेकर आया हूं। ये वेबसाइट है, ये उसका इस समय जो आप देख रहे हैं, ये उसका प्रिंट आउट मैं लेकर आया हूं, और ये सब कुछ सारे काम करती है जो भी आप कहेंगे। इस वेबसाइट पर कई केस स्टडीज भी दी गई हैं, जिनमें इस कंपनी ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है, और इनमें एक केस स्टडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके मुताबिक अमेरिका में एक विरोधी कंपनी के कहने पर एक बड़ी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवाया गया। दूसरी कंपनी दबाव में आ गई और सस्ते में अपनी कंपनी बेच दी। जिसने पैसा देकर आंदोलन करवाया था, उसी को अपनी कंपनी उसने सस्ते दाम पर बेच दी। ऐसा इसमें लिखा है। और इसमें लिखा है,
Are you looking to create a buzz anywhere in the United States? At Crowds on Demand, we provide our clients with protests, rallies, flash mobs, paparazzi events, and other inventive PR stunts. We provide everything, including the people, the materials, and even the ideas. You can come to us with a specific plan of action and we can make it happen. आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि भीड़ भी हम ले आएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करवा देंगे, रैलीज भी करवा देंगे और फ्लैश मॉब्स यानी जो मिनटों में अगर आपको भीड़ इकट्ठा करनी है वो भी करवा देंगे और आपका पूरा पीआर भी हम लोग कर देंगे और अगर आपके पास आइडिया भी नहीं है तो आइडिया भी हम ही दे देंगे। फिर आगे लिखा है इसमें कि क्राउड्स ऑन डिमांड वाज हायर्ड बाय मल्टीपल लार्ज नॉन यूनियन फर्म्स टू पुश बैक अगेंस्ट न्यू रेगुलेशंस इन अ डीपली लेबर फ्रेंडली स्टेट। यानी बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, फर्म्स हैं जिन्होंने हमें ठेके पर काम दिया और उन्होंने हमें कहा कि उन्हें नए कानूनों को लागू नहीं होने देना है सरकार के और हमने उनका ये काम करवा कर दिया। और बहुत सारी जगह उन्होंने बताया कि कब क्या क्या केस स्टडीज़ हैं और कैसे कैसे उन्होंने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट करवा दिए और फिर या तो किसी एक कंपनी की मदद की या फिर किसी ऐसी लॉबी की मदद की जो सरकार द्वारा लाए गए नए कानूनों को लागू होने से रोकना चाहते थे और ये सब कुछ वो कर पाए हैं। ये तो एक कंपनी का वेबसाइट मैंने आपको दिखाया है, अब ऐसी हज़ारों कंपनियां दुनिया भर में हैं और इनका एक ही काम है, ध्यान से आप ये बात सुनिएगा, इन सब का एक काम है दुनिया के अलग अलग देशों में लोकतंत्र को चुनौती देना। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अवैध घोषित करवाना, लोगों के मन में यह डाल देना कि जो सरकार आपने चुनी है वो अवैध है और लोगों को इस बात पर यकीन दिला देना कि जो वो देख रहे हैं वही सच है और जो तर्क है उसे लोगों से दूर करना। इस मामले में भी आप देख सकते हैं आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, इसमें तर्क से लोगों को बहुत दूर रखा गया और जितने बड़े बड़े लोग आज इस किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं उनमें से एक ने भी कृषि कानूनों को पढ़ा तक नहीं है। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। आज की हमारी खबर का एक लाइन में सार यह है कि आंदोलन अब एक उद्योग बन गया है और यह उद्योग राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कल से जब आप इस आंदोलन की तस्वीरें देखेंगे जो कि आपको ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलेंगी तो आप समझ जाइए इसे आंदोलन की तरह नहीं एक इवेंट की तरह देखिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.